कल हमने श्वसन तंत्र स्टार्ट किया था। इसमें श्वसन तंत्र के 3 भाग देखे थे, ऊपरी श्वसन तंत्र, निचला श्वसन तंत्र और श्वसन मांसपेशियाँ। अब तीनों के बारे में पढ़ेंगे कि इन तीनों में क्या क्या होता है। तो देखो, कल हमने ये डायग्राम देखा था, श्वसन तंत्र के दोनों डायग्राम देखे थे। अब देखो एक एक भाग पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे ऊपरी श्वसन तंत्र। तो देखो फर्स्ट नंबर है ऊपरी श्वसन तंत्र। ऊपरी श्वसन तंत्र में क्या होता है, देखो ऊपरी श्वसन तंत्र जो होता है, ऊपरी श्वसन तंत्र में किस किस को शामिल किया गया है। मुख को शामिल किया गया है, मुख के बाद ग्रसनी आती है, मुख से पहले नासिका भी आएगी इसी में ही, और जो हमारा कंठ होता है लैरिंग्स, इन सब को शामिल किया गया है ऊपरी श्वसन तंत्र। मुख, ग्रसनी, नासिका और लैरिंग्स को शामिल किया गया है। सबसे पहले श्वसन की क्रिया कहाँ से स्टार्ट होगी? श्वसन क्रिया नासिका से स्टार्ट होगी। श्वसन क्रिया कहाँ से स्टार्ट होती है? नासिका से। और नासिका में क्या पाए जाते हैं? नासिका में पाए जाते हैं बाल, रोम पाए जाते हैं। ये रोम क्या कार्य करते हैं? इनका कार्य होता है, जो धूल के कण होते हैं, जो धूल और धुआं के कण होते जो हैं, वो उनको हमारी श्वास नली में जाने से रोकते हैं। धूल के कणों को, मिट्टी के कणों को, पराग कण जो होते हैं, पराग कण किसको बोलते हैं? जो पुष्प पाए जाते हैं, पौधों पर पाए जाते हैं, उसके फूल में पाए जाते हैं आदि को फेफड़ों में जाने से, धूल और धुआं के कणों को क्या करते हैं? फेफड़ों में जाने से रोकते हैं। फेफड़ों में जाने से क्या करेंगे? रोकते हैं। बाल जो रोम पाए जाते हैं नासिका में, वो इनको फेफड़ों में जाने से रोकते हैं। तथा ग्रसनी का क्या काम होता है? ग्रसनी जो होती है वो एक, ग्रसनी का क्या काम है? ग्रसनी जो होगी वो एक चिमनी की तरह कार्य करती है। चिमनी की तरह कार्य करती है। इसके द्वारा भी चिमनी की तरह संरचना होती है, एक पेशी संरचना होती है, मतलब चिमनी की तरह इसकी क्या होती है? संरचना होती है। ये क्या काम करती है? ये वायु नासिका से होती है, पहले किस में जाएगी? ग्रसनी में जाएगी। तो इसके बाद ये वायु जो होती है, एपिग्लोटिस, एक टर्म पढ़ा था हमने, एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस का क्या काम बताया था? एपिग्लोटिस जो होता है वो भोजन के कणों को श्वास नली में जाने से रोकता है। इसको पढ़ा था हमने, ग्रसनी में पढ़ा था, ग्रसिका में पढ़ा था। तो एपिग्लोटिस का क्या काम होता है? जो घाटी ढापन या घाटी ढक्कन भी बोलते हैं, ये भोजन के कणों को श्वास नली में जाने से रोकता है। तो क्या होगा? वायु नासिका से ग्रसनी में जाती है, इसके बाद एपिग्लोटिस से होती हुई किस में जाती है? श्वास नली में जाएगी। और श्वास नली में से आकृति के छल्ले पाए जाते हैं, वो आगे अगले में पढ़ेंगे निचले श्वसन तंत्र में। तो ये श्वास नली में जाएगी। यहाँ तक पूरा ऊपरी श्वसन तंत्र कंप्लीट होगा। दोबारा से देख लो, ऊपरी श्वसन तंत्र में मुख, ग्रसनी, नासिका, लैरिंग्स पाए जाएंगे। नासिका में बाल या रोम पाए जाते हैं। धूल और धुआं पराग कणों को फेफड़ों में जाने से रोकते हैं। ग्रसनी एक चिमनी के समान संरचना होती है, चिमनी के समान संरचना होती है। तो वायु नासिका से होती हुई ग्रसनी में जाएगी पहले तो, उसके बाद एपिग्लोटिस से होती है। एपिग्लोटिस क्या करता है? एक ढक्कन के समान संरचना होती है, जो श्वास नली में भोजन के कणों को जाने से रोकती है। तो एपिग्लोटिस से होती हुई वायु किस में जाती है? श्वास नली में जाती है। ये हमारा कंप्लीट ऊपरी श्वसन तंत्र होता है। तो इसको देखो पढ़ते हैं, ऊपरी श्वसन तंत्र। देखो ऊपरी श्वसन तंत्र में मुख, ग्रसनी, नासिका तथा लैरिंग्स को शामिल किया गया है। मानव में श्वसन नासिका से प्रारंभ होता है। नासिका में बाल पाए जाते हैं, जो मिट्टी को, परागकण आदि को फेफड़ों में जाने से रोकते हैं। तथा ग्रसनी एक पेशी या चिमनी के समान संरचना है। वायु नासिका से, वायु कोमन नासिका से ग्रसनी में आती है, तथा इसके बाद एपिग्लोटिस से होती है किस में जाती है? श्वास नली में जाती है। अब आगे जो श्वास नली जो भाग है वो किसका भाग है? वो है निचले श्वसन तंत्र का। तो देखो अब निचला श्वसन तंत्र देखते हैं। निचले श्वसन तंत्र में क्या क्या होता है? सेकंड हमारा है निचला श्वसन तंत्र। देखो सेकंड नंबर है निचला श्वसन तंत्र। 3 भाग थे, ऊपरी श्वसन तंत्र, निचला श्वसन तंत्र और श्वसन मांसपेशियाँ तीसरा आएगा। तो निचले श्वसन तंत्र में क्या क्या पाया जाएगा? पहले तो ये लिखते हैं, निचले श्वसन तंत्र में सबसे पहले मैंने तुमको बताया श्वास नली पाई जाएगी। श्वास नली, देखो श्वास नली से आगे क्या जुड़ी होती है? ये संरचना देखो, ये श्वास नली है। श्वास नली से आगे क्या जुड़ रही है? ये दोनों श्वसनिकाएं जुड़ रही है। तो श्वसनिका भी किसका भाग है? निचले श्वसन तंत्र का भाग है। तो देखो श्वसनिका, दाईं श्वसनिका और बाईं श्वसनिका आएगी इसमें। उसके बाद
उसके बाद हमारे क्या आते हैं, इसके नीचे श्वसनिका नीचे फेफड़े जुड़े होते हैं, तो फेफड़े भी इसी के भाग हैं। और फेफड़ों में क्या होते हैं, देखो तुमको बताया था, ये देखो डायग्राम में फेफड़े होते हैं, ये यहाँ फेफड़ा होता है, एक इधर साइड फेफड़ा होता है। इसमें क्या होती है, देखो वायु कोष पाए जाते हैं और वायु कूपिकाएं पाई जाती है। ये बताए थे वायु कोष गुब्बारिक समान संरचना और इसमें वायु कूपिकाएं होती है। तो ये दोनों भाग भी किसके होते हैं, ये दोनों भाग भी निचले श्वसन तंत्र के होते हैं। तो इसमें क्या क्या लिखेंगे, एक तो वायु कोष और दूसरी वायु कूपिकाएं, ये दोनों भी निचले श्वसन तंत्र के भाग है। इसके बाद देखो जो श्वास नली होती है, श्वास नली में बताया तुमको, श्वास नली में सी आकार के, ध्यान रखना इसको, क्वेश्चन आता है कि श्वास नली में किस आकार के छल्ले पाए जाते हैं, सी आकार के। इंग्लिश में जो सी होता है उसके छल्ले पाए जाते हैं। और कैसे होते हैं, उपास्थि छल्ले होते हैं। देखो दो टर्म आते हैं, एक तो आता है उपास्थि और एक आता है अस्थि। अस्थि जो होती है वो होती है कठोर और मजबूत होगी, और उपास्थि क्या होती है, मुलायम और लचीली होती है, लचीली होगी और मुलायम होगी। मतलब ये जल्दी से कठोर होती है मतलब, और मजबूत होगी, ये लचीली और मुलायम होती है। तो लचीली और मुलायम होने के कारण इसमें इसको उपास्थि बोलते हैं। और इसमें सी आकृतिक छल्ले पाए जाते हैं। ये कैसे होते हैं, लचीले और मुलायम छल्ले होते हैं। कठोर छल्ले होते तो हम सांस लेने में भी दिक्कत आती, तो ये कैसे होते हैं, उपास्थिल लचीले और मुलायम छल्ले होते हैं। उसके बाद क्या आता है, इन उपास्थिल सी आकार के छल्ले जो उसका कार्य क्या होता है, इनका कार्य होता है, इनका कार्य जो होगा वो श्वास नली को पिचकने से या चिपकने से, श्वास नली को पिचकने से रोकते हैं। ये छल्ले जो होते हैं वो क्या करेंगे, श्वास नली को पिचकने से और चिपकने से रोकते हैं। अब देखो श्वास नली के बाद हमने क्या पढ़ा था, फेफड़े आते हैं, श्वसनिका आएगी, उसके नीचे फिर फेफड़े आएंगे। फेफड़े जो होते हैं, फेफड़े में क्या होता है, फेफड़े जो होंगे, फेफड़े का कार्य क्या होता है। तो देखो जो फेफड़े होते हैं, पहले ध्यान रखना, फेफड़े जो होते हैं वो किससे जुड़े होते हैं, श्वसनिका जुड़े होंगे। देखो ये बताया तुमको यहाँ डायग्राम में, ये श्वसनिक, ये श्वास नली के बाद श्वसनिका है, इससे ये फेफड़े जुड़े होंगे। यहाँ पर ये फेफड़े कैसे होते हैं, फेफड़ों का कलर कैसा होता है, फेफड़े जो होते हैं ये गुलाबी रंग के होते हैं, पिंक कलर के होते हैं, गुलाबी पिंक कलर के होते हैं। और कैसे होते हैं, गुब्बारे के समान होते हैं। इसमें दो भाग होंगे, कौन कौन से, एक तो दायां फेफड़ा होगा और एक बायां फेफड़ा होगा। दायां फेफड़ा होता है बड़ा, 3 पाली पाई जाती है, इसमें 3 पालियाँ पाई जाती है। और बायां फेफड़ा होता है छोटा और इसमें सिर्फ 2 पालियाँ पाई जाती है, इसलिए कैसा होता है, छोटा होता है। तो ध्यान रखना, फेफड़ा गुलाबी रंग के गुब्बारे के समान, दायां फेफड़ा बड़ा 3 पालियों में, बायां फेफड़ा छोटा 2 पालियों में बटा होता है। अब देखो श्वसनिका के अंतिम सिरे पर क्या पाई जाती थी, अंतिम सिरे पर वायु कोष और वायु कूपिका भी पाई जा रही थी। तो श्वसनिका के अंतिम भाग शाखित होते हैं, इस पर वायु कोष पाए जाते हैं और जिसमें करोड़ों की संख्या में क्या पाई जाती है, वायु कूपिकाएं पाई जाती है। ये वायु कूपिकाएं जो होती है, वायु कूपिकाएं क्या काम होता है, वायु कूपिकाएं गैसों के आदान प्रदान में सहायक होती है। गैसों का जो आदान प्रदान होता है, CO2 O2 और गैसें जो होती है, इनका आदान प्रदान में क्या सहायक होती है, वायु कूपिकाएं O2 CO2 आदि के आदान प्रदान में सहायक होती है। तो पूरे को दोबारा देखो, निचले श्वसन तंत्र में श्वास नली, श्वसनिका और फेफड़े, वायु कोष, वायु कूपिकाएं पाई जाएगी। सी आकृतिक छल्ले होते हैं, उपास्थि छल्ले होते हैं, लचीले मुलायम होते हैं। इनका कार्य क्या होता है, सी आकृतिक छल्लों का श्वसन श्वास नली जो होती है उसको पिचकने से रोकते हैं। इसमें आगे क्या पाई जाएगी, श्वसनिका, श्वसनिका से फेफड़े जुड़े होते हैं, फेफड़े गुलाबी रंग के होते हैं, गुब्बारे के समान होते हैं। 2 भाग, दायां और बायां फेफड़ा होता है, दायां बड़ा बायां छोटा, 3 पालियों में दायां और 2 पालियों में बायां। ये भी ध्यान रखना कि बड़ा कौन सा होता है, दायां भाग होता है। वायु कूपिकाएं आएगी इसके आगे, वायु कोष आएंगे, उसमें वायु कूपिकाएं होती है। वायु कूपिकाओं का काम क्या होता है, गैसों के आदान प्रदान में सहायक होती है। तो इसको देखते हैं, देखो इसको पढ़ते हैं। निचला श्वसन तंत्र, इसमें श्वास नली, इसमें श्वास नली, श्वसनिका, फेफड़े, वायु कोष, वायु कूपिकाएं शामिल है। मानव श्वास नली सी आकार की, इसको अंडरलाइन कर लेना, इन्वर्टेड कॉमा, सी आकार के उपास्थि छल्लों से बनी होती है। उपास्थि छल्ले होते हैं, ये उपास्थि के छल्ले श्वास नली को चिपकने से या पिचकने से बचाते तथा श्वास नली में गुलाबी रंग के क्या पाए जाते हैं, गुब्बारे के समान
फेफड़े पाए जाते हैं। गुलाबी रंग के गुब्बारे के समान क्या होते हैं? फेफड़े होते हैं। दायां फेफड़ा बड़ा 3 पाली में बटा होता है, बायां फेफड़ा छोटा 2 पाली में बटा होता है। श्वसनिका के अंतिम शाखित भागों पर वायु कोष पाया जाता है। तुमको पता है इसमें क्या होती है? वायु कोशिकाएं करोड़ों की संख्या में, जिसमें करोड़ों की संख्या में वायु कोशिकाएं पाई जाती है, जो गैसों का क्या करती है? आदान प्रदान या गैसों के विनिमय में सहायक होती है। यह हमारा सेकंड कंप्लीट हो गया। अब तीसरा देखेंगे, श्वसन मांसपेशियां। तो देखो थर्ड पार्ट अपना श्वसन मांसपेशियां, श्वसन तंत्र का। श्वसन मांसपेशियां, मसल्स। मांसपेशियों क्या बोला जाता है? मसल्स बोला जाता है। तो श्वसन मांसपेशियों में देखो, श्वसन मांसपेशी जो होती है, फेफड़ों में गैसों को विनिमय करने के लिए कुछ मांसपेशियां पाई जाती है। गैसों के विनिमय, मांसपेशी क्या कार्य होता है? गैसों का विनिमय करती है, गैसों का आदान प्रदान करने का कार्य करती है। और किस में पाई जाती है? फेफड़ों में पाई जाती है। आदान प्रदान करती है, फेफड़ों में पाई जाती है। मतलब इसका मतलब क्या है कि श्वास लेने में और श्वास छोड़ने में सहायता कौन करती है? मांसपेशियां करती है। श्वास लेते हैं और श्वास छोड़ते हैं। इसमें मुख्य रूप से एक नाम आएगा जिसको तुमने नाम सुना होगा, डायफ्राम। इसको हिंदी में बोला जाता है मध्यपट। ये श्वास लेने और छोड़ने में सहायता करता है। देखो पहले पाया कहाँ जाता है? ये पाया जाता है वक्ष स्थल पर के नीचे। वक्ष स्थल किसको बोलते हैं? छाती को बोला जाता है। वक्ष स्थल के नीचे देखो, इसको स्थिति बताता हूँ। देखो यहाँ पर मान लो हमारे 2 फेफड़े पाए जा रहे हैं। यहाँ पर क्या पाए जा रहे हैं? 2 फेफड़े। दूसरे इस पन्ने में देखो, देखो इधर हमारे यहाँ पर एक फेफड़ा पाया जा रहा है और एक फेफड़ा यहाँ पर पाया जा रहा है। तो इधर ऐसे ये पाया जाता है डायफ्राम। ऐसे संरचना में यहाँ पर वक्ष स्थल भी होता है, फेफड़े होते हैं वहाँ, और यहाँ पर क्या पाया जाता है? डायफ्राम या मध्यपट पाया जाता है। अब देखो इस डायफ्राम का कार्य क्या होगा? सिंपल सा कार्य है। जैसे ही हम डायफ्राम का जैसे ही संकुचन होता है, संकुचन होगा। देखो डायफ्राम का अगर संकुचन होगा, डायफ्राम अगर सिकुड़ेगा, संकुचित होगा मतलब सिकुड़ेगा। ध्यान से देखना, डायफ्राम अगर संकुचित होगा तो करके भी देख सकते हो। तो जैसे संकुचित होगा, वायु नासिका से होती हुई फेफड़ों में प्रवेश कर जाएगी। तो वायु कहाँ जाएगी? फेफड़ों में, मतलब वायु प्रवेश करेगी, अंदर जाएगी। संकुचन पर वायु अंदर जाती है। और दूसरा है डायफ्राम अगर शिथिलित होगा, शिथिलन आएगा उसमें, मतलब शिथिलन में क्या होगा? वायु क्या होगी? इसमें अंदर प्रवेश कर रही है तो वायु क्या, इसमें क्या होगी? वायु बाहर निकल जाएगी, फेफड़ों से क्या हो जाएगी? बाहर निकल जाएगी। तो ध्यान रखना, डायफ्राम संकुचित होता है तो वायु फेफड़ों में प्रवेश करती है, और डायफ्राम शिथिलित होता है, शिथिल अवस्था में आता है तो क्या होता है? वायु बाहर निकल जाती है। इसके अतिरिक्त पसलियाँ पाई जाती है। इसके अतिरिक्त पसलियों में विशेष प्रकार की मांसपेशी पाई जाती है जो डायफ्राम के संकुचन शीतलन में मदद करती है। पसलियों में पेशी होती है, वो भी डायफ्राम के संकुचन और शीतलन में मदद करती है। देखो पूरा दोबारा से एक बार देखो, श्वसन मांसपेशियां गैसों के आदान प्रदान में सहायक होगी, फेफड़ों में पाई जाती है, गैसों के आदान प्रदान में सहायक होती है। अगला है डायफ्राम, श्वसन मांसपेशी। इसमें जो श्वास लेने और छोड़ने में कार्य करती है, इसमें मुख्य रूप से डायफ्राम या मध्यपट सहायता करता है। ये वक्ष स्थल के नीचे पाया जाता है, वक्ष स्थल में पाया जाता है। देखो ये हमने 2 फेफड़े बनाए, इसके नीचे ऐसे डायफ्राम संरचना पाई जाती है। डायफ्राम संकुचित होता है तो वायु फेफड़ों में प्रवेश कर जाती है, डायफ्राम शिथिलित होता है तो वायु बाहर निकलती है। इनको ढंग से याद रखना, संकोचन पर प्रवेश करेगी और शिथिलन पर वायु बाहर निकल जाती है। अब देखो इसको पढ़ लेते हैं। देखो फेफड़ों में गैसीय विनिमय हेतु कुछ मांसपेशियों की आवश्यकता होती है। ये मांसपेशी श्वास लेने में छोड़ने में सहायता करती है। इस मुख्य रूप से डायफ्राम मध्यपट उत्तरदायी होता है। डायफ्राम कंकाल पेशियों का प्रकार होता है, इसमें कंकाल पेशी होती है। एक डायफ्राम कंकाल पेशियों से बनी हुई एक पतली चादरनुमा संरचना है जो वक्ष स्थल की सतह पर पाई जाती है। डायफ्राम कंकाल पेशी को होता है, ध्यान रखना। डायफ्राम के संकुचन से क्या होता है? वायु मेन लाइन ये है कि इसमें डायफ्राम के, ध्यान रखना इनको, डायफ्राम के संकुचन से वायु नासिका से होते हुए फेफड़ों में अंदर प्रवेश करेगी तथा शिथिलन से वायु बाहर निकलती है। इसके अतिरिक्त पसलियों में विशेष प्रकार की मांसपेशियां पाई जाती है जो डायफ्राम के शिथिलन व संकुचन में मदद करती है। यह हमारा
कंप्लीट तीनों भाग हो गए, ऊपरी श्वसन तंत्र, निचला श्वसन तंत्र और श्वसन मांसपेशियां। इससे आगे हम कल अगले वीडियो में पढ़ेंगे। और जो हमारा चैनल है केमिस्ट्री पॉइंट बाय अजीत यादव को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना, जिससे आगे आने वाले वीडियो आपको मिल सके।